Hello friends, my name is Ritika Okawat and today we would be studying the difference between diabetes mellitus and diabetes insipidus. So firstly we should know what the diabetes means. डायबिटीज़ का मतलब होता है पॉलीयूरिया एंड पॉलीडिप्सिया कंडीशंस अगर साथ प्रेजेंट हो उसमें। पॉलीयूरिया का मतलब क्या होता है, जब एक्सेसिव सिक्रेशन हो जाए वाटर का यूरिन के थ्रू तो क्या होगा, बॉडी के अंदर वाटर की कमी हो जाएगी और जो वो एक्सेसिव थर्स्ट जो हो जाती है बॉडी में, दैट कंडीशन इज़ नोन एज पॉलीडिप्सिया। तो जहाँ पे भी आप अगर कभी तो पॉलीडिप्सिया कंडीशन बिना कहे भी कभी कभी साथ में होती ही है। तो फर्स्टली अपन एक बार एक कॉमन डिफरेंस पढ़ लेते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस एंड डायबिटीज़ इंसिपिडिस के बीच में, देन वी वुड मूव टुवर्ड्स आवर मेन डिटेल्ड वर्जन ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस एंड डायबिटीज़ इंसिपिडिस। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ डायबिटीज़ इंसिपिडिस। जो डायबिटीज़ इंसिपिडिस होता है, इट्स अ डिसऑर्डर ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी। मतलब जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है उसके अंदर अगर कोई डिसऑर्डर है तो उसकी वजह से डायबिटीज़ इंसिपिडिस होता है। कॉजेज़ क्या क्या हैं? डीजनरेशन ऑफ पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एक्चुअली क्या होता है कि हाइपोथैलेमस के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, एंटीरियर, मिडिल एंड पोस्टीरियर। तो जो एंटीरियर ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई होती है उसके अंदर पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है। अगर इस ग्रुप के अंदर न्यूक्लियाई का अगर डीजनरेशन हो जाता है तो भी डायबिटीज़ इंसिपिडिस होता है। नेक्स्ट वी वुड मूव टुवर्ड्स एट्रोपी ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एट्रोपी का मतलब क्या होता है, अगर किसी चीज़ का वेस्टेज हो जाए दैट इज़ नोन एज एट्रोपी। तो अगर पोस्टीरियर पिट्यूटरी का वेस्टेज हो गया तो भी डायबिटीज़ इंसिपिडिस होता है। लास्ट इज इनएबिलिटी टू रिस्पॉन्ड ऑफ रीनल ट्यूब्यूल्स टू एडीएच। एडीएच का मतलब क्या होता है, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। अगर रीनल ट्यूब्यूल्स कहाँ हैं, किडनी में, तो अगर किडनी ट्यूब्यूल्स है उसका रिस्पॉन्ड एडीएच के साथ ख़त्म हो जाए तो भी डायबिटीज़ इंसिपिडिस कॉज होता है। ठीक है, साइंस क्या क्या है इसके, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया एंड डिहाइड्रेशन। मेनली क्यों हुआ डिहाइड्रेशन, क्योंकि पॉलीयूरिया कंडीशन अकर कर रही थी, तो पॉलीयूरिया की वजह से वाटर का एक्सेस सिक्रीशन हो गया। अब वाटर की कमी हो गई बॉडी में। व्हेन दिस एक्सेसिव थर्स्ट और व्हेन द वाटर इज़ लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी तो डिहाइड्रेशन कंडीशन अगर हो जाती है और उसके साथ साथ में पॉलीडिप्सिया भी हो जाता है। उसके बाद में जो डायबिटीज़ मेलाइटिस देखते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटिस मेनली है वो डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन की वजह से होती है। मतलब यहाँ पे इंसुलिन इज़ द मेन फैक्टर। ठीक है, मेलाइटिस का मतलब क्या होता है, हनी यानी शुगर। ओके, 2 तरीके का होता है डायबिटीज़ मेलाइटिस, टाइप 1, टाइप 2। एज के बेसिस पे अगर देखा जाए तो जो टाइप 1 होता है ये बिफोर 40 होता है, मींस 40 इयर्स के पहले अगर किसी को हुआ है तो उसे टाइप 1 में कंसिडर किया जाता है। और जो टाइप 2 है वो आफ्टर द एज ऑफ 40 होता है। जो टाइप 1 है उसका कॉज कहो या रीज़न कहो तो वो क्या है, ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स। बीटा सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती है, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। नाउ वी शुड गो डीप। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहाँ प्रेजेंट होती है, पैनक्रियास के अंदर। सो दिस इज ऑल्सो कॉज्ड व्हेन पैनक्रियास डज नॉट फंक्शन नॉर्मली। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़। क्यों, क्योंकि जब यहाँ पे जब बीटा सेल्स के अंदर इंसुलिन बनना बंद हो जाता है तो ही टाइप 1 डायबिटीज़ कॉज होती है, also known as insulin dependent diabetes mellitus. Now we should move towards type 2. टाइप 2 का मतलब ये होता है कि यहाँ इंसुलिन होता है पर उसे बॉडी अच्छे से यूज़ नहीं कर पाती है या फिर ये उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस फॉर्म कर लेती है और रेजिस्टेंस होने की वजह से डायबिटीज़ मेलाइटिस कॉज हो जाता है। ठीक है, अगर मेनली देखा जाए तो कॉज टाइप 1 का मैं आपको बता चुकी हूँ, विच इज़ डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स। और अगर उसे देखा जाए, अगर वो इन्फेंट्स में पाया जाएगा तो उसे जुवेनाइल डायबिटीज़ भी कहते हैं। टाइप 2 को नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि बॉडी के अंदर इंसुलिन बनता है पर वो यूज़ नहीं हो पाता, इस वजह से कॉज होता है। नाउ वी शुड मूव टुवर्ड्स द कॉज ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस। जो कॉज है वो क्या क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर, लाइफस्टाइल चेंजेस एंड स्ट्रेस। तो जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं ये तो आपको पता है कि आजकल अपन ढंग का खाना नहीं खाते हैं, ऑयली फूड, अनहेल्दी
है ना। उस वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर, व्हेन आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स में से किसी को पहले से ही डायबिटीज़ है एंड थ्रू जीन्स वो आपके अंदर भी एज एन हेरिडिटरी प्रॉब्लम ट्रांसफ़र हो जाती हो। तो स्ट्रेस ये सबसे ज़्यादा मेन कॉज हो जाता है आजकल का, बिकॉज आवर लाइव्स आर लाइक नाउ फास्ट, सो हम अपनी हेल्थ पे कम ध्यान देते हैं एंड वी ऑलवेज टेक टेंशन बिकॉज टाइमलाइंस होती है हर चीज़ को कंप्लीट करने की, सो इट रिजल्ट्स इन स्ट्रेस। नाउ आवर मेन टॉपिक इज़ डायबिटीज़ मेलाइटस एंड डायबिटीज़ इंसिपिडस। अब हम इन दोनों टॉपिक्स को फर्स्टली डिटेल में अच्छे से स्टडी कर लेते हैं। सो फर्स्टली अपन डायबिटीज़ इंसिपिडस स्टडी करते हैं। डायबिटीज़ इंसिपिडस क्या होता है? जो डायबिटीज़ इंसिपिडस है वो एडीएच की डेफिशिएंसी की वजह से कॉज होता है। किसकी डेफिशिएंसी की वजह से? एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर क्या है इसका? कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर ये है कि ये एबनॉर्मली बहुत ज़्यादा लार्ज वॉल्यूम प्रोड्यूस करता है, किसका? डाइल्यूट यूरिन का, ठीक है। ये किस वजह से होता है? हाइपोथैलेमिक एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी के डिसफंक्शन की वजह से। मैंने आपको थोड़ी सी देर पहले भी यही समझाया था कि जो हाइपोथैलेमिक है उसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियाइज होती है। न्यूक्लियाई के ग्रुप्स होते हैं, कौन से? एंटीरियर, मिडिल एंड पोस्टीरियर। तो जो एंटीरियर ग्रुप था उसके अंदर कौन सा प्रेजेंट होता है? पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। अगर उसका डीजनरेशन हो जाता है तो क्या होता है? हाइपोथैलेमिक डिसफंक्शन। पोस्टीरियर पिट्यूटरी का डिसफंक्शन मैंने अभी आपको समझाया था, विच वाज एट्रोपी ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एट्रोपी का मतलब क्या था? वेस्टेज हो जाना ऑर्गन या सेल्स का। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी डिसफंक्शन हो गया वो। इसका क्लिनिकल फीचर मेन क्या था? पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, ठीक है। और एक और अपन ने पढ़ा था डिहाइड्रेशन, है ना। अब 2-3 डिफरेंस अपने डायबिटीज़ इंसिपिडस और डायबिटीज़ मेलाइटस के रह गए थे। लेट्स डिस्कस देम फर्स्ट और फिर अपन डायबिटीज़ इंसिपिडस को आगे कंटिन्यू करते हैं। जो डायबिटीज़ इंसिपिडस होता है, अभी अपन ने क्या पढ़ा था? इसके अंदर बहुत ज़्यादा डाइल्यूट यूरिन होता है, तो इसकी ऑस्मोलैरिटी कम हो जाती है और कम हो के 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर से भी कम हो जाती है। वहीं डायबिटीज़ मेलाइटस जो है उसका मेन फीचर क्या होता है? शुगर रिलीज़ होता है बॉडी से। कहा जाता है ना, आपने भी सुना होगा कि मकोड़े, उसके यूरिन पे मकोड़े थे, तो दैट इज़ द रीज़न, ठीक है। तो ग्लूकोज का सिक्रीशन होता है यूरिन के थ्रू और वो एक हाइपर ऑस्मोल सोल्यूशन बन जाता है। तो जो हाइपर ऑस्मोल सोल्यूशन होगा तो उसकी ऑस्मोलैरिटी कितने ज़्यादा हो जाती है? 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर से भी ज़्यादा हो जाती है। अब डायबिटीज़ इंसिपिडस अगर अपन देखें तो डायबिटीज़ इंसिपिडस का यूरिन टेस्टलेस होता है। क्यों? बिकॉज वहाँ तो डाइल्यूट यूरिन ज़्यादा एक्सक्रीट होता है और डायबिटीज़ मेलाइटस में यूरिन स्वीट टेस्ट होता है। क्यों? बिकॉज ग्लूकोज इज सिक्रेटेड। Now we should move towards our main topic, which is diabetes insipidus. Diabetes insipidus. Diabetes insipidus दो तरीके का होता है, नेफ्रोजेनिक, न्यूरोजेनिक। अब मैं वर्ड नेफ्रोजेनिक और न्यूरोजेनिक पे पहले कंसंट्रेट करूँगी। नेफ्रोजेनिक वर्ड को दो में तोड़ दो, नेफ्रोजेनिक। नेफ्रो किससे रिलेटेड हुआ? नेफ्रॉन से। नेफ्रॉन कहाँ प्रेजेंट है? किडनी में। मतलब जो नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस है मेनली रिलेटेड होगा किडनी के लिए। न्यूरोजेनिक, न्यूरो किससे रिलेटेड हुआ? न्यूरॉन। न्यूरॉन किसका बेसिक फंक्शनल यूनिट होता है? सीएनएस का। सो न्यूरोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस किससे रिलेटेड होगा? सीएनएस से, मतलब हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, इन सब से। ओके, नाउ वी शुड मूव टुवर्ड्स द मेन नेफ्रोजेनिक एंड देन वी वुड स्टडी न्यूरोजेनिक। तो जैसे अपन देखते हैं जो नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस है इसके अंदर एडीएच का सिक्रीशन तो नॉर्मल रहता है, पर जो रीज़न है वो ये है कि जो एडीएच सिक्रीशन है उसके लिए किडनी का रिस्पॉन्स ख़त्म हो जाता है, मीन्स इट इज़ अनरिस्पॉन्सिव टूवर्ड्स इट, ठीक है। ये किस किस की वजह से हो सकता है? इसके रिसेप्टर्स ख़त्म हो जाए या फिर वो गायब हो जाए या ख़त्म हो जाए या कोई एबनॉर्मलिटी भी हो। ये नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस जो है वो दो तरीके का हो सकता है, एक्वायर्ड और जेनेटिक। एक्वायर्ड का मतलब क्या समझा आप? कहीं से आपको मिला या फिर आपने कहीं से लिया या किसी के साथ आ गया, तो वो किसे कहेंगे? एक्वायर्ड। क्या होता है जब अपन डायबिटीज़ इंसिपिडस होता है तो वी टेक ड्रग्स टू क्योर इट। जो ड्रग्स अपन लेते हैं कभी कभी उसकी वजह से अपन को दूसरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ सकती है, विच इज़ हाइपर कैल्सीमिया एंड हाइपर कैलेमिया। देखिए कैल्सीमिया
कैल्सीमिया किसे रिप्रेजेंट करता है? कैल्शियम को, ठीक है। हाइपर मीन्स इंक्रीज, मतलब इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ अगर कैल्शियम हुआ तो other cause of the drugs which we have taken for diabetes insipidus, okay. And hyperkalemia, hyperkalemia के आ रहा है पोटेशियम से रिलेटेड है, ठीक है। इंक्रीज पोटेशियम कंसंट्रेशन अगर बॉडी में है तो वो हाइपरकैलेमिया कॉज करेगा, विच इज़ ऑल्सो ड्यू टू द ड्रग्स विच वी हैव टेकन फॉर डायबिटीज़ इंसिपिडस, ठीक है। अब जाते हैं जेनेटिक की तरफ। जेनेटिक की तरफ आप अगर समझ सकते हैं तो इट्स ऑलवेज रिलेटेड टू जीन्स। जीन्स क्या? पेरेंट्स के थ्रू आ रहे, मतलब इट कैन बी फ्रॉम मदर जीन्स और इट कैन बी फ्रॉम फादर जीन्स। फादर जीन्स होंगे तो वो रिसेसिव नहीं हो सकता ट्रेट, है ना। और अगर मदर के थ्रू आ रहे हैं तो वो रिसेसिव भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिफेक्ट है ये किसके थ्रू आ रहा है? स्पेसिफिकली मदर के थ्रू आ रहा होगा, बिकॉज मदर हैज़ 2x क्रोमोसोम्स, है ना। तो x एंड x, तो रिसेसिव ट्रेट में एक x के अंदर डायबिटीज़ इंसिपिडस प्रेजेंट हो सकता है। नाउ वी शुड मूव टुवर्ड्स न्यूरोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस। न्यूरोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस का मतलब क्या था? न्यूरॉन से रिलेटेड। न्यूरॉन यानी ये CNS के अंदर अकर होता है या CNS की वजह से होता है। CNS की वजह से होता है तो क्या क्या चीज़ें इफ़ेक्ट करती है? हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल ट्रैक्ट, नाम बहुत बड़ा है, मैं इसका मतलब अभी समझाती हूँ। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, मैं आपको हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्यों हो रहा है वो मैं बता चुकी हूँ। नाउ वी वुड फोकस ऑन दिस बिगेस्ट वर्ड विच इज़ हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल ट्रैक्ट। ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ? एक रास्ता, एक पाथवे। तो पाथवे को मैंने कहा पोर्टल सर्कुलेशन, मतलब जो ये ट्रैक्ट है ये पोर्टल सर्कुलेशन के लिए कह रहा है। जो पोर्टल सर्कुलेशन है वो क्या करता है? कहीं से ब्लड कलेक्ट करेगा और कहीं पे भेजेगा। तो क्या होता है, जो ब्लड है वो कैपिलरीज के थ्रू कलेक्ट होता है। जो कैपिलरीज है वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? हाइपोथैलेमस से। और एक प्लेक्सस बनता है, प्लेक्सस यानी गुच्छा, ब्रांचेस, बंच, ब्रांचेस बनती है किसकी? प्लेक्सस ऑफ वेन्स। मतलब वेन्स का अगर गुच्छा या ब्रांचेस कहो वो बन जाए तो इट डायरेक्ट्स द ब्लड टूवर्ड्स एंटीरियर पिट्यूटरी। और ये पूरे पोर्टल सर्कुलेशन जिसे कहते हैं हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल ट्रैक्ट, ठीक है। अगर इसमें भी कुछ प्रॉब्लम हुई तो भी डायबिटीज़ इंसिपिडस क्रॉस करेगा वो, ओके। एंड एक और मेन चीज़ जो याद रखने की है वो है कि इसमें ADH डेफिशिएंट होता है, मतलब यहाँ ADH की कमी होगी। किसमें? न्यूरोजेनिक में। नेफ्रोजेनिक में तो नॉर्मल सिक्रीशन था। आई होप आपको डायबिटीज़ इंसिपिडस बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा और आप नोट्स भी लिख सकते हैं, बहुत क्लियर नोट्स लिखे हुए हैं। नाउ वी शुड मूव टुवर्ड्स डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस जो है वो बहुत ही कॉमन एंडोक्राइन डिसऑर्डर कहलाता है। जो एंडोक्राइन डिसऑर्डर क्या मीन्स? किसी भी ग्लैंड के एंडोक्राइन सिक्रीशंस में या फिर एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर अगर कोई डिसऑर्डर है दैट, ठीक है। तो डायबिटीज़ मेलाइटस सबसे कॉमन होता है। अगर इसकी कॉज कहूँ या इटियोलॉजी, इटियोलॉजी का मतलब ही कॉज होता है ना। होता है बिकॉज डिस्ट्रक्शन हो जाता है किसमें? बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास। बीटा सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती है? आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में, ठीक है। अगर सेंसिटिविटी ऑफ इंसुलिन अगर कम हो जाए, उसके रिसेप्टर्स, जो इंसुलिन के रिसेप्टर्स है उनकी सेंसिटिविटी कम हो जाए तो भी कॉज होता है डायबिटीज़ मेलाइटस। अगर सबसे ज़्यादा देखा जाए तो जो हाइपरग्लाइसीमिया होता है, हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन क्या होती है? हाइपर मीन्स इंक्रीज्ड, ग्लाइसीमिया मीन्स ग्लूकोज, मतलब अगर ब्लड शुगर लेवल का इंक्रीज हो फिर भी अगर टिश्यू उसको यूटिलाइज ना कर पाए उस ग्लूकोज को, तो या लिए डेफिशिएंसी होती है उसकी या फिर उसके लिए वो रेजिस्टेंट होता है। अब ये आप दो सिचुएशंस हो गई, कौन सी? या तो डेफिशिएंसी या रेजिस्टेंस। तो फर्स्टली अपन देखेंगे डेफिशिएंसी एंड देन अपन देखेंगे रेजिस्टेंस, ओके। बाद में डिस्कस करती हूँ रेजिस्टेंस एंड डेफिशिएंसी, पहले अपन थोड़ा और देख लेते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटस को स्टारवेशन इन द मिड्स ऑफ प्लेंटिवी कहा जाता है। मतलब क्या हुआ इस लाइन का, मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। भूखा मरना वो भी तब जब बहुत ज़्यादा प्रेजेंट हो। कैसे हुआ ये? क्योंकि हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन को कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा है आपके पास, पर फिर भी अगर अपनी बॉडी उसका अपटेक नहीं कर पा रही है, उसे यूज़ नहीं कर पा रही है, तो क्या कहलाएगा वो?
starvation in the midst of plenty. ओके, अब आगे बढ़ते हैं. इंसुलिन इज़ प्राइमरी, मतलब प्राइमरीली जो डायबिटीज़ मेलाइटस है वो इंसुलिन की वजह से होता है. बट अगर इसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है तो बहुत दूसरे हार्मोन्स भी हैं, या जो कहो दूसरे फैक्टर्स भी हैं जो सिक्रीट होते हैं, विच आर प्रो इंसुलिन एंड सोमैटोमिडीन्स. इन्हें क्या कहते हैं? IGF-1 एंड IGF-2. IGF का मतलब क्या हुआ? इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, मतलब ये इंसुलिन जैसा ही काम करते हैं. अब इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स हैं बट दे आर नॉट दैट मच कैपेबल. होता क्या है कि दे आर ओनली 10%, हैव ओनली 10% इंसुलिन एक्टिविटी. इंसुलिन एक्टिविटी से अगर कहा जाए तो जो ग्लूकोज का अपटेक है वो सिर्फ 10% होगा इंसुलिन के मुकाबले. ठीक है, अब मैं मेन पे पढ़ती हूँ जो अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, डेफिशिएंसी एंड रेजिस्टेंस, विच इज़ टाइप 1 एंड टाइप 2. डायबिटीज़ मेलाइटस कितने टाइप का होता है? टाइप 1 एंड टाइप 2. तो पहले देखते हैं टाइप 1. टाइप 1 है वो प्रोफाउंड इंसुलिन डेफिशिएंसी होता है. क्या? डेफिशिएंसी. मतलब टाइप 1 के अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है इंसुलिन की, इस वजह से ये कॉज होता है. एंड टाइप 2 क्या होता है? इसके अंदर इंसुलिन होता है, नॉर्मल इंसुलिन होता है प्लाज्मा में, पर इसके अंदर जो मीन्स रेजिस्टेंस फॉर्म हो जाता है इंसुलिन के लिए, और यहाँ पे वैसे इंसुलिन थेरेपी यूज़ नहीं करनी पड़ती है. बट टाइप 1 के अंदर इंसुलिन थेरेपी इज़ रिक्वायर्ड बिकॉज इंसुलिन है ही नहीं बॉडी के अंदर, है ना. अब अपन आगे बढ़ते हैं. इसे इंसुलिन डिपेंडेंट भी कहते हैं और इसे नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट कहते हैं. क्यों? क्योंकि अगर कहीं पे इंसुलिन की थेरेपी लगानी पड़ रही है मतलब वहाँ इंसुलिन ज़रूरी है, और जहाँ नॉर्मली एंटी हाइपरग्लाइसेमिक ड्रग्स वगैरह से अगर कंट्रोल किया जा सकता हो तो वो टाइप 2 होती है, एंड दैट इज़ नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट. ठीक है, अब अपन मेनली दोनों एक एक करके टाइप 1 एंड टाइप 2 को डिस्कस कर लेते हैं. टाइप 1 का मतलब क्या होता है? इंसुलिन डेफिशिएंसी इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है. अगर किसी ने आपसे पूछा आप टाइप 1 के बारे में क्या बता सकते हैं, तो फर्स्टली आपको ये बताना है कि इट कॉज और इट इज़ कैरेक्टराइज्ड इंसुलिन डेफिशिएंसी. ठीक है, इसका कॉज क्या है? सिलेक्टिव ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन हो जाता है बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास का. ऑटो इम्यून मतलब अपने आप बॉडी के अंदर ही अगर बीटा सेल्स का सिक्रीशन हो जाए तो ये होता है. नॉर्मली ये इन्फेंट्स और इन द प्री नेटल केयर में ही हो जाता है. तो टाइप 1 बाय बर्थ बहुत सारे बच्चों को होती है. ठीक है, उसके बाद अब अपन पढ़ते हैं कि ये टाइप 1 जो है ये कैसे बढ़ती है या कैसे स्टार्ट होती है. स्टार्ट के हिसाब से देखा जाए तो जो स्टार्ट है वो इंसुलाइटिस से होता है. इंसुलाइटिस क्या होती है? जो पैनक्रियाज होता है उसके अंदर इनफिल्ट्रेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स, मतलब जब पैनक्रियाज लिम्फोसाइट्स का फिल्ट्रेशन ना कर पाए तो इंसुलाइटिस हो जाता है. ठीक है, और कभी कभी तो क्या होता है, बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज़ बना देती है किसके अगेंस्ट? बीटा सरफेस के अगेंस्ट, बीटा सेल्स के सरफेस के ऊपर जो एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं ना उनके अगेंस्ट. तो क्या होगा? एंटीबॉडीज़ बन गई, दे वुड क्रॉस डिस्ट्रक्शन और बीटा सेल्स काम कर ही नहीं पाएंगी. उसकी वजह से भी क्या होगा? टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाएगी. अब ये कॉन्कॉर्डेंस रेट इज़ लेस देन 50%. अब आप सोचेंगे व्हाट इज़ कॉन्कॉर्डेंस रेट नाउ. मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ. कॉन्कॉर्डेंस रेट जो है वो वर्ड इसलिए यूज़ किया जाता है व्हेन समवन हैज़ ट्विंस. अगर एक को डायबिटीज़ है तो जो दूसरे को होने के चांसेस या रेट कहो वो लेस देन 50% होंगे टाइप 1 में. क्या समझे आप कॉन्कॉर्डेंस रेट से? मैं वापस समझा देती हूँ. अगर कोई ट्विंस है और ट्विंस में अगर किसी एक को कोई डिजीज़ है तो दूसरे को होने की क्या चांस है? दैट इज़ नोन एज कॉन्कॉर्डेंस रेट. तो जो डायबिटीज़ मेलाइटस है उसमें कॉन्कॉर्डेंस रेट ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस इज़ लेस देन 50% इन ट्विंस. ओके, आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ मोर क्लियर. ये नॉर्मली चाइल्डहुड में पाई जाती है और इसके अंदर कीटो एसिडोसिस इज़ कॉमन, मतलब कीटोन बॉडीज और एसिड इज़ मोर इन ब्लड. ठीक है, आई होप आई एम क्लियर. द डिजीज़ इज़ ट्रीटेड बाय इंसुलिन रिप्लेसमेंट, इसलिए इसे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस भी कहा जाता है. ठीक है, ये समटाइम्स किसकी वजह से होती है? प्रो इंसुलिन जीन जो होता है उसके अंदर अगर कोई म्यूटेशन हो जाए और उसकी वजह से इंसुलिन का सिंथेसिस होना कम हो जाए तो भी टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस कॉज हो जाता है.
ठीक है। नाउ वी शुड मूव टूवर्ड्स द टाइप 2 टाइप 2 के अंदर अगर अपन देखा जाए तो यहाँ पे तो पहले से ही क्लियर है कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस फॉर्म हो जाता है इंसुलिन के लिए, तो ये क्या लिख रहा है, कैरेक्टराइज्ड बाय इम्पेयर्ड एबिलिटी टू द टारगेट सेल टू रिस्पॉन्ड टू इंसुलिन। मतलब इंसुलिन है बॉडी में, पर जो एबिलिटी है टारगेट सेल की वो इम्पेयर्ड है, मतलब काम नहीं कर पा रही है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहा है, कॉज बाय इंसुलिन रिसेप्टर रेजिस्टेंस। क्या बोला, जो इंसुलिन के रिसेप्टर्स है मीन्स द पार्ट विच एक्चुअली कलेक्ट्स इंसुलिन, उसका रेजिस्टेंस फॉर्म हो जाता है एंड वो कलेक्ट नहीं कर पाती है फिर उन्हें। ठीक है, कॉनकॉर्डेंस रेट फिर आ गया, क्या था मतलब, जब ट्विंस के अंदर कोई डिजीज़ एक को हुई है तो दूसरे के होने की जो रेट है उसे कॉनकॉर्डेंस रेट कहते हैं। अब टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस की जो कॉनकॉर्डेंस रेट है वो 100% है। मतलब अगर एक ट्विन को डायबिटीज़ हुई है, ट्विन्स में अगर एक को हुई है तो दूसरे को होना लाजमी है, वो होगा ही होगा। ठीक है, अगर आप आगे पढ़ें तो यूजुअली ये लेट ईयर्स में स्टार्ट होती है, मतलब इट्स लाइक आफ्टर थर्ड और फोर्थ डिकेड ऑफ योर लाइफ, मतलब 30 to 40 की एज के बाद डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2 दिखता है। ठीक है, पेशेंट यूजुअली कैसे होते हैं, ओवरवेट होते हैं और सीडेंट्री होते हैं इन देयर हैबिट। सीडेंट्री का मतलब आलसी कह सकते हो, क्योंकि पूरे दिन बैठे रहने की आदत होती है उन्हें, एंड दे एक्चुअली लव देयर इनएक्टिविटी पोर्शन। पूरे दिन बैठा रहना, कोई काम ना करना, वो उन्हें ज़्यादा पसंद आता है। ठीक है, अब एक सेकेंडरी डायबिटीज़ मेलाइटस नाम की चीज़ भी होती है। डायबिटीज़ मेलाइटस अगर किसी का सेकंड फंक्शन है, या मतलब कहो कि कोई डिज़ीज़ हुई है और उस डिज़ीज़ की वजह से अगर डायबिटीज़ मेलाइटस हो रहा है तो उसे सेकेंडरी डायबिटीज़ मेलाइटस कहा जाएगा। नॉर्मली क्या होता है, जब डायबिटीज़ अगर कोई पैनक्रियास के अंदर पैनक्रियाटिस हो जाए, मतलब इन्फ्लामेशन हो जाए अगर पैनक्रियास का, तो भी डायबिटीज़ मेलाइटस कॉज हो जाता है, बट इट इज़ नोन एज सेकेंडरी डायबिटीज़ मेलाइटस। पैनक्रियाटेक्टोमी, क्या समझे पैनक्रियाटेक्टोमी से, टेक्टोमी मीन्स रिमूवल, अगर रिमूवल हुआ है तो भी डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाएगा। ओके, आई होप आई एम क्वाइट क्लियर। आगे बढ़ते हैं, ये और 2-3 जगह पे भी जाया जाता है। अब आपको अच्छे से पता होगा कि एड्रिनल का एक सिंड्रोम है, कुशिंग सिंड्रोम, जहाँ पे जो कॉर्टिसोल है वो ब्लड प्लाज्मा ग्लूकोज को बढ़ा देता है, उसकी वजह से भी डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ग्लूकोज बढ़ गया प्लाज्मा में, है ना, तो डायबिटीज़ मेलाइटस कॉज हो जाएगा, बट इट इज़ नोन एज सेकेंडरी डायबिटीज़ मेलाइटस। एक्रोमेगेली, एक्रोमेगेली का मतलब क्या होता है, जब ग्रोथ हार्मोन के जो सिक्रीशंस हैं उसके वो प्लाज्मा ग्लूकोज को बढ़ा दे। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन अगर प्लाज्मा ग्लूकोज को बढ़ा देगा तो भी अपन को सेकेंडरी डायबिटीज़ मेलाइटस का केस दिखेगा। जो सेकेंडरी डायबिटीज़ मेलाइटस है ये टोटल डायबिटिक पेशेंट्स का सिर्फ 5% होता है। ठीक है, नाउ वी शुड मूव टूवर्ड्स गेस्टेशनल डायबिटीज़। गेस्टेशनल का मतलब क्या पड़ा, गेस्टेशनल पीरियड इज़ यूज फॉर प्रेगनेंसी पीरियड, है ना, तो गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे हो रही है। और ये क्यों होती है, क्योंकि हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। कब, जब कोई वुमेन फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट है तो उसको हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन हो जाता है और उस वजह से गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाती है उसे। अब देखते हैं क्या होता है, 80% ऑफ वुमेन्स अगर जिन्हें डायबिटीज़ मेलाइटस हुआ है गेस्टेशनल, वो उन्हें बाद में जाके डायबिटीज़ पोस्टपार्टम डेवलप कर लेती हैं, है ना, मतलब उन्हें बाद में डायबिटीज़ हो जाती है। ओके, अब अगर अपन आगे बढ़ते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटस के फीचर्स क्या होते हैं। डायबिटीज़ इंसिपिडस के फीचर्स क्या थे, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया एंड डिहाइड्रेशन। सॉरी, आई वेंट रॉन्ग, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया एंड डिहाइड्रेशन। ओके, सॉरी माय टंग स्लिप्ड। नाउ वी शुड मूव टुवर्ड्स फीचर्स ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस। डायबिटीज़ मेलाइटिस के फीचर्स क्या होते हैं, पॉलीफेजिया। पॉलीफेजिया का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा भूख लगना, एक्सेसिव डाइट हो जाती है लोगों की, बहुत ज़्यादा खाने लग जाते हैं। ठीक है, पॉलीयूरिया, पॉलीयूरिया से अपन क्या समझे, एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ वाटर थ्रू यूरिन बिकॉज ऑस्मोटिक डाईयूरेसिस हो जाता है उन्हें, है ना। पॉलीडिप्सिया, जहाँ पे एक्सट्रीम थर्स्ट कंडीशन आ जाती है, बहुत प्यास लगने लग जाती है।
डायबिटीज़ मेलाइटस के अंदर क्या होता है, वेट लॉस होता है भले कितना ही ज़्यादा खाना खा लो, इसलिए भूख भी ज़्यादा लगती रहती है क्योंकि वेट लॉस बहुत ज़्यादा होने लग जाता है। हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया से आप क्या समझे, हाइपर मीन्स इंक्रीज्ड, ग्लाइसीमिया मीन्स ब्लड शुगर, मतलब इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड शुगर इज नोन एज हाइपरग्लाइसीमिया। अब अपन पढ़ते हैं ग्लूकोसूरिया, ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया का मतलब क्या होता है, ग्लाइकोज एंड यूरिया, मतलब ग्लूकोज का सुक्रीशन अगर यूरिन में हो तो वो डायबिटीज़ मेलाइटस कहलाएगा। सो व्हाट वी कैन राइट इज एक्सक्रीशन ऑफ ग्लूकोज इनटू द यूरिन। ठीक है, अब 3 बहुत अच्छे फीचर्स जो इसमें दिखते हैं विच इज़ कीटोसिस, एसिडोसिस एंड कोमा। ठीक है, कीटोसिस का मतलब क्या हुआ, कीटो मीन्स कीटोन बॉडीज़, अगर कीटोन बॉडीज़ का जो बॉडी में लेवल है वो बढ़ जाए तो कीटोसिस कहलाता है। एसिडोसिस क्या होता है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर अगर एसिड का बिल्डअप हो जाए तो क्या कहलाता है, एसिडोसिस। कोमा, कोमा का मतलब क्या होता है, एक ऐसी इनएक्टिव स्टेट बॉडी की जहाँ पे आपके फंक्शंस कम हो जाते हैं या कहिए कुछ कुछ फंक्शंस बंद हो जाते हैं, दैट स्टेट इज़ नोन एज कोमा। तो जो कोमा है वो 2 तरीके से कॉज हो जाता है, एक को कहते हैं एसिडोटिक कोमा जो एसिडोसिस की वजह से होता है। एसिडोसिस का मतलब क्या था, ब्लड स्ट्रीम के अंदर एसिड का बिल्डअप हो जाना। एक होता है हाइपर ऑस्मोलर कोमा, ये क्यों होता है, ऑस्मोलैरिटी हो जाती है प्लाज्मा के अंदर। हाइपर ऑस्मोलैरिटी का मतलब क्या हुआ कि जब ग्लूकोज बहुत ज़्यादा बॉडी से बाहर निकलने लग जाता है तो जो यूरिन है और प्लाज्मा है इसके अंदर ग्लूकोज कुछ ज़्यादा रहने लग जाता है, इसकी वजह से जो ऑस्मोलैरिटी है वो बढ़ जाती है और उसकी वजह से हाइपर ऑस्मोलर कोमा आ जाता है पेशेंट को। नाउ we have completed our diabetes mellitus and diabetes insipidus. Now a general lookout of diabetes mellitus is like कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि किसको कौन डायबिटिक है, क्या किसको क्या प्रॉब्लम है। तो आप एक ब्लड शुगर टेस्ट कराते हैं अपन, वो ब्लड शुगर टेस्ट की रीड्स है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए कि हाउ यू कैन चेक कि ये डायबिटिक पेशेंट है या नहीं है ना। तो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज आपको पता है मीन्स बिफोर मीन्स व्हेन यू हैवंट ईटन एनीथिंग फॉर 2 आवर्स, मीन्स बिफोर द रीडिंग आपने 2 घंटे तक कुछ खाया नहीं था, है ना, तो वो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज हो गई। एक होती है पोस्ट प्रैंडियल ब्लड ग्लूकोज, इसका मतलब ये होता है खाने के 1 घंटे बाद, जहाँ आपने खाना खाया हुआ है और उसके 1 घंटे बाद अगर आप ले रहे हो तो उसे कहते हैं पोस्ट पेरेंडियल। एक होती है HbA1c, HbA1c क्या होता है, हीमोग्लोबिन A1c। हीमोग्लोबिन A1c का मतलब होता है ये एक उस हीमोग्लोबिन का एक ऐसा पार्ट है जो एक्चुअली इंसुलिन और मीन्स ब्लड ग्लूकोज के अंदर पाया जाता है, ठीक है, उसकी वजह से। अब नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होता है, अगर फास्टिंग की रीडिंग देखी जाए तो वो 70 to 99 होनी चाहिए और पोस्ट पेरेंडियल की होनी चाहिए लेस देन 140। अगर आजकल नॉर्मल जो रिपोर्ट्स आती है वो HbA1c के हिसाब से आती है विच इज़ 4 to 5.6%, है ना। प्री डायबिटिक मतलब उसका ब्लड शुगर लेवल हाई रहता है पर इतना नहीं है कि उसे डायबिटिक कहा जाए, है ना, तो उसकी कितनी आएगी फास्टिंग 100 to 125 के बीच में। पोस्ट पेरेंडियल कितनी आएगी 140 to 199 के बीच में। अगर आप आजकल के हिसाब से देखा जाए जो रीडिंग्स आज रिपोर्ट्स में आती है ब्लड रिपोर्ट्स में विच इज़ 5.7 to 6.4%, है ना। और अगर कोई डायबिटिक है तो उसकी रीडिंग आप कैसे देखेंगे, फास्टिंग कितनी आनी चाहिए उसकी, फास्टिंग कितनी आएगी उसकी 126 या उससे ज़्यादा, पोस्ट पेरेंडियल कितनी आएगी 200 या उससे ज़्यादा, और HbA1c कितनी आएगी 6.5% और उससे ज़्यादा। ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं, इंसुलिन थेरेपी, है ना, सीधा इंसुलिन का उसका रिप्लेसमेंट किया जाए जो टाइप 1 के अंदर ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, और अगर टाइप 2 के अंदर बहुत ज़्यादा हो तो इंसुलिन थेरेपी उन्हें दी जाती है, वहाँ उन्हें इंसुलिन के इंजेक्शंस लगते हैं। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, हाइपोग्लाइसेमिक का मतलब आप क्या समझे, हाइपो मीन्स ग्लूकोज डिक्रीजिंग एजेंट्स उन्हें दिए जाते हैं, और ग्लूकोज डिक्रीजिंग एजेंट से क्या होता है उनकी बॉडी का जो ग्लूकोज लेवल है वो थोड़ा डाउन हो जाता है, यूरिन के साथ ग्लूकोज का सिक्रीशन कम हो जाता है, सो इट वुड लीड टू अ नॉर्मल प्री डायबिटिक कंडीशन, या फिर आप नॉर्मल कैटेगरी में भी आ सकते हैं। एंड यू हैव टू चेंज योर लाइफस्टाइल,
लाइफस्टाइल चेंज कैसे करना है, अपने माइंड और अपने ब्रेन को थोड़ा सा रेस्ट दो, थोड़ा कामनेस दो, योगा करिए हर दिन, थोड़ा एक्सरसाइज करिए, और साथ साथ में एक हेल्दी फूड और अपनी कैलोरीज पे ध्यान रखिए, हेल्दी फूड लीजिए, मीन्स नॉट सो मच ऑयली एंड नॉट सो मच कैलोरी इंटेक। अपने शुगर कंट्रोल को भी ध्यान रखना पड़ता है कि शुगर ज़्यादा नहीं खाना है, एंड आई एम श्योर इट वुड ऑलवेज हेल्प यू टू डिक्रीज़ योर डायबिटीज़ मेलाइटिस। आई होप आज आपको मेरी वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।